ईआरडी, ट्रांसफॉर्मेशन और नॉर्मलाइजेशन, इसके ऊपर बात की थी। इसमें ईआरडीज आप लोगों ने मुझे भेजी थी, वो मैंने चेक की थी और वो बड़े बेहतर रिजल्ट थे। ऑलमोस्ट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मेरा ख्याल है 15% से भी कम थी। इसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन वाला काम है, दो तीन बातें अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने जाएंगे, किसी भी केस स्टडीज की आप ईआरडी बनाएंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के बाद, तो आपको नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी डेटाबेस एटलीस्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए एक मोटी सी बात याद रखनी है आपने कि आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो। आपके पास क्या ना हो? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ना हो, कि एक ही कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही हो, ये ना हो। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब है 99% केसेस में आपको अपने टेबल्स को फर्दर नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरिफिकेशन बहुत आसान है, जो कुछ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा यानी जिसमें मल्टी वैल्यूड नहीं है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो ऑटोमेटिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा, अगर उसकी प्राइमरी की सिंपल है, कंपोजिट नहीं है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म वेरीफाई कब तब करनी है जब कंपोजिट कीज हो। अगर प्राइमरी की कंपोजिट नहीं है, एक सिंगल एट्रीब्यूट की है, तो जो कुछ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि 90% टेबल्स में कंपोजिट की हम बनाते ही नहीं, ना होती है। तो 90% टेबल तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एनएफ में है, तो वो किस में चले जाएंगे? खुद ही सेकंड एनएफ में चले जाएंगे। ठीक है, जिनमें कंपोजिट की है उनमें हम वेरीफाई करेंगे, और सम टाइम कुछ टेबल्स अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं भी हैं तो हम उनको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहने देते हैं। हम कहते हैं ठीक है, हमारे पास ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा है, तो हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं करते। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद हम वेरीफाई करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी जनरली हमारे हो सकते हैं 100 टेबल, तो उनमें से 4 या 5 टेबल किस में हो? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। वहाँ पे हम ये वेरीफाई करते हैं कि अगर हम इन टेबल्स को फर्दर स्प्लिट करते हैं तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ ज्वाइंस की बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं कर जाते? क्या ऐसा तो नहीं कि जिस एट्रीब्यूट को मैं अलहदा टेबल के अंदर लेके जा रहा हूँ उस एट्रीब्यूट को इस टेबल के एट्रीब्यूट्स के साथ 90% इकट्ठे ही उठाए जाते हैं? तो ऐसे केस में हो सकता है कि मैं कुछ टेबल्स को डेलिबरेटली थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट ना करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक टेबल से 2 टेबल बनाऊंगा तो ज्वाइन एग्जीक्यूट होगा। जब ज्वाइन एग्जीक्यूट होगा तो उसकी कॉस्ट होती है, दैट इज n इंटू एन। ये आपके पास नेस्टेड लूप के तौर पे जो कॉस्ट आती है, ये वही वाली कॉस्ट है जो आप कैलकुलेट करते हैं कि एक टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल के तमाम रिकॉर्ड से क्या करेंगे? कंपेयर होंगे। तो हम ज्वाइंस को अवॉइड करने के लिए समटाइम्स कुछ टेबल्स को थर्ड या सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं लेके जाते, बल्कि हम उससे कहते हैं अगर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ठीक है, हम इसके साथ ही काम करेंगे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म अभी हम लोग करेंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस के साथ ठीक होगी। जब आप बहुत सारी नॉर्मलाइज ईआरडीज बना लेंगे तो आपको खुद ही एक नज़र देख के पता लग जाया करेगा कि ये क्या है और किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं हम नॉर्मलाइजेशन का एक आध आपको क्वेश्चन देता हूँ अभी, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे हमें कुछ क्लियर होगा कि नॉर्मलाइजेशन होती कैसे है, और उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं कमेंट्स के अंदर आपके एक लिखने लगा हूँ क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करें जरा। ओके, एरोज ये ठीक नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये जो नीचे एस हमारे पास है, एस डिटरमिन्स डी, आई डिटरमिन्स बी,
आई एस डिटरमिन्स क्यू, बी डिटरमिन्स क्यू। ये जो दरमियान में सिंबल आपके पास नजर आ रहा है, ये उसने एरो के साइन को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया। तो एस और डी का मतलब है एस डिटरमिन्स डी, आई का मतलब है आई डिटरमिन्स बी, आई एस डिटरमिन्स क्यू, बी डिटरमिन्स ओ। इसको आप अच्छी तरह देख लें और मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। आपने मुझे बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। अपने रोल नंबर लिखने बंद करें जी अब यहाँ पे। ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिए है, इसके नीचे वाले में से आंसर कौन सा ठीक है, ये बताएं। जी, कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या है। सर हमने इसमें वो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बताना है जिसके ऊपर सब फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। सर सी आंसर, जी जी। सी ऑप्शन। इसमें इसमें हमने ये पूछना है, बताना है कि इसकी की कौन सी बनेगी। तो इसका आंसर सी ही बनता है, आई एस। दिस इज फाइन। अब आप लोगों ने एक और काम करना है। इसी टेबल में आपने मुझे ये बताना है कि ये जो स्टॉक्स का रिलेशन है बी ओ आई एस क्यू डी, इसको अगर मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कितने टेबल बनेंगे। पहले आप में से कोई मुझे देख के बताया कि ये अभी करंटली किस नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। पहले तो मुझे ये बताया ना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड में क्यों नहीं है। सर चूंकि सेकंड में फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है ना, चूंकि कोई किसी को डिटरमाइन कर रहा है और इस हिसाब बिल्कुल से। ऐसे ही। इस तरह देखें कि एस डिटरमिन कर रहा है डी को, आई कर रहा है बी को, आई एस कर रहा है क्यू को, और बी कर रहा है ओ को। तो इसका मतलब है कि हम अगर आई एस को प्राइमरी की बना लें तो बी जो है पार्शियल डिपेंडेंट है, वो प्राइमरी की के एक पार्ट पे डिपेंडेंट है। डी जो है वो एस पे डिपेंडेंट है, ये वो भी पूरी प्राइमरी की पे नहीं, वो भी पार्शियल प्राइमरी की के ऊपर आता है। तो इसका मतलब है इसमें दो पार्शियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं।
अगर इसमें दो पार्शियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, तो फिर ये किस फॉर्म में है? ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमने चेक क्यों की? क्योंकि हमने प्राइमरी की कंपोजिट बनाई है इसमें दो एट्रीब्यूट की। अगर सिंगल एट्रीब्यूट की होती तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है वही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो इस टेबल में दो पार्शियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब है ये प्राइमरी की, ये आपके पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने नहीं, अपने डायरेक्ट किस में करते हैं? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे बताएं इसके कितने टेबल बनेंगे? और अगर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो ऑब्वियसली किस में तो होगा ही नहीं, थर्ड में तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो उसके लिए पहले इसका किस में होना जरूरी है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, आपने इसे थर्ड में कन्वर्ट करना है। थर्ड में कन्वर्ट करते हुए इसके कितने टेबल बनते हैं वो मुझे बताएं। सर इसके 4 टेबल बनेंगे। अभी आप वेट करें, बाकी सबको देख लेने दें, उसके बाद हम देखते हैं। कोई और अगर बना ले कौन कौन से टेबल हैं तो मुझे टेबल्स के नाम बोल दे वलीद के अलावा। सर 4 ही बनेंगे क्योंकि इसमें पार्शियल जी जी। डिपेंडेंसीज है और एक तो वो प्राइमरी की जो जिसको कौन कौन डिटरमिन से बनेंगे? हो गई। कौन कौन से बनेंगे तो वो बताएं। सर यानी कि एक टेबल बनेगा जिसमें एस डिटरमिन कर रहा है डी को, एक बन जाएगा इसमें आई डिटरमिन कर रहा है बी को, क्योंकि और एक बन जाएगा, एक प्राइमरी की का तो होता ही है कि आई एस जिसमें प्राइमरी की है वो डिटरमिन कर रही है क्यू को। तो ये 3 टेबल्स और एक चौथा टेबल यही वाला बी डिटरमिन जो कर रहा है ओ को। ठीक है, अच्छा मुझे ये ने सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। चलिए मैं इस बात को खुद बोल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ एस और डी के अंदर जो प्राइमरी की होगी वो क्या होगा? पहला टेबल जो हमारे पास एस और डी का बन रहा है उसमें प्राइमरी की कौन सी होगी? एस होगी। आई और बी में, बिल्कुल ठीक है। आई और बी में प्राइमरी की होगी आई, और आई एस क्यू के अंदर आई और एस क्या होंगे? ये फॉरेन की के तौर पे आएंगे। और बी और ओ में क्या होगा? बी प्राइमरी की होगी और ओ क्या होगा? एट्रीब्यूट हमारे पास होगा, सिंपल एट्रीब्यूट जिसको नॉन की एट्रीब्यूट भी हम बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब इस सिनारियो में हम देखें तो सर हमने आईडी एक कहाँ टेबल गया? को स्प्लिट आईडी कर दिया टर्मिनल्स चार भूल। छोटे टेबल। आईबी का टेबल बनेगा, अलहदा टेबल बनेगा जिसमें आई प्राइमरी की होगा और बी हमारे पास क्या होगा? फॉरेन की के तौर पे आएगा। बी ओ में बी प्राइमरी की होगा और आई बी में बी जो होगा वो एस फॉरेन की आ रहा होगा।
जो बात आपको बताने वाली थी, वो बताने वाली बात ये थी कि इन चारों के अंदर हमारे पास क्या होंगे, क्या अल्लाह भला करे आपका, चार टेबल बन जाएंगे एक टेबल से। तो इसका मतलब है इन चार टेबल्स में से अगर मैंने डाटा उठाना होगा तो मुझे कितने ज्वाइंस लगाने पड़ेंगे? 2 ज्वाइंट्स। सर 3 जॉइन लगेंगे। कम से कम 3 जी ज्वाइन। जी। ज्वाइन ज्वाइन का फार्मूला क्या था? n-1। n-1। तो चार टेबल हैं तो 4-1 3 ज्वाइंट्स लगेंगे। तो 3 ज्वाइंट्स की कॉस्ट ऐड भी होगी। हम इससे अपने बेहतर रिलेशन पालेंगे जिसमें किसी किस्म की रिडंडेंसी नहीं होगी। लेकिन इसके ये कोई चीज़ भी फ्री नहीं आ रही होती, इसके अगेंस्ट आपको क्या हो रही है, कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। और वो कॉस्ट क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं OLTP सिस्टम्स को डेवलप करना, जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को डील किया जाता है। इन OLTP का डाटा जब इकट्ठा हो जाता है तो हम फिर डाटा वेयर हाउस डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे इस कोर्स के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं, डाटा वेयर हाउसेस के अंदर हम डी नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं कि जो करंट डाटा आपके पास नॉर्मलाइज होया हुआ है उसको डी नॉर्मलाइज करने का क्या एडवांटेज है। तो उसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि ज्वाइंट्स कम हो जाते हैं और डाटा ज़्यादा एफिशिएंटली एक्सेस हो जाता है। नुकसान क्या होता है कि डुप्लीकेशन हो जाती है। लेकिन वेयर हाउस हिस्टोरिकल डाटा होता है, उसमें इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन नहीं होनी होती। क्योंकि उसमें इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन नहीं होनी होती तो इसलिए रिडंडेंसी वहाँ पे नुकसान नहीं देती। हाँ, ज्वाइंट्स को अवॉइड करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो जैसे OLTP सिस्टम में हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं, वैसे ही डाटा वेयर हाउसेस के अंदर हम कितने क्या पढ़ते हैं, वेयर हाउसेस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन कितनी करनी है? एटलीस्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इसके बगैर तो हमारा टेबल टेबल ही कंसिडर नहीं ना होगा। और इसके बाद सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप जरूरत में जाने की हम कोशिश नहीं करते। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना पड़ता हमें। अगर हम ERD बनाते हैं और उसको ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तमाम टेबल्स होंगे। और मोस्ट केसेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होंगे, क्योंकि सिर्फ सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो उन्हीं की चेक करनी है ना जिनकी कंपोजिट की है। तो 90% टेबल्स की कंपोजिट की नहीं होती, सिंपल की होती है। तो ये काम ज़्यादा आसानी से हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन का एक आधा क्वेश्चन हम और करने की कोशिश करते हैं। सर एक चीज़ पूछनी है। जी जी। आपने ये कैसे पता चला कि IS इसमें प्राइमरी की है? हमें IS इस तरह पता लगा कि उसने जो हमें ऊपर दिया हुआ है S डिटरमिन्स D कर रहा है। ठीक है, तो S हमने कहा प्राइमरी की हो गया, लेकिन B को जो है वो I डिटरमिन कर रहा है। तो मैंने कहा इसका मतलब है प्राइमरी की में S और I का आना जरूरी है। Q जो है वो ये दोनों मिलकर डिटरमिन कर रहे हैं, B जो है उसको O कर रहे हैं। इसका मतलब है I अकेला मैं करता वो भी रिपीट होना था, S अकेला करता वो भी रिपीट होना था, IS मिलके रिपीट नहीं होंगे। और वो चार में से 3 एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन भी कर लेंगे। सिर्फ उसमें से फिर O ऐसा एट्रीब्यूट रह जाएगा जिसको I और S डिटरमिन नहीं कर रहे बल्कि B डिटरमिन कर रहे। तो इसका मतलब है वो ट्रांजिटिविटी आ जाएगी कि प्राइमरी की बी को डिटरमिन कर रही है और बी आगे ओ को डिटरमिन कर रहा है। तो ठीक है, हमने अभी इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन की तो बात ही नहीं कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे कि इसमें प्राइमरी की कौन सी है। तो हमें पता लगा जौन सा कम्बिनेशन इसमें सबसे ठीक है वो कौन सा है, IS। तो हमने IS को क्या कर लिया, एस प्राइमरी की ले लिया। ठीक है, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये चीज़ें कितने आराम से और आसानी से समझ आ जाती हैं। मुझे एक आधा क्वेश्चन और कॉपी कर लेने दे, वेट करें।
अच्छा जी, मैसेजेस में कोई कुछ टाइप ना करिए, क्वेश्चन मैं आपको एक सेंड कर रहा हूँ, पहले तो इसको देखे ना। ये हमारे पास एक टेबल आ गया है स्टूडेंट का, इसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स नंबर, कोर्स नेम, टीचर और ऑफिस है। स्टूडेंट आईडी डिटरमिन स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस, कोर्स नंबर डिटरमिन्स कोर्स नेम, टीचर डिटरमिन्स ऑफिस। और उसके बाद चौथे में उसने लाइन दे दी है, ईच कोर्स ओनली हैव वन टीचर। इसको आप पढ़ लें और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आपने आंसर करने, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। मोहम्मद अंस मुश्ताक, मैंने 10 दफा, क्या आपको शर्म नहीं आती? आप दोबारा क्यों टाइप कर रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर? सर सेकंड वाली लग रही है। सेकंड वाली कौन सी है? कोर्स नंबर, टीचर और स्टूडेंट आईडी। सर मुझे फर्स्ट वाला लग रहा है कि स्टूडेंट आईडी। चलें अभी देख लेते हैं, कोई और किसी नतीजे पे पहुंचा है तो वो बताए। सर ऑप्शन बी ही लग रही है, क्योंकि वो तीनों मिलकर ही उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे ना हर एक रिकॉर्ड को। उमर दोबारा बोलना, मुझे समझ नहीं आया। सर ऑप्शन बी ही लग रहा है, जिसमें वो ये है स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और टीचर, क्योंकि ये तीनों मिलके ही एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कोई और बोल ले। बिल्कुल ठीक है जी, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन नहीं है। वलीद ने सही बताया था, कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी। अच्छा, अब अगर आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि ये कैसे पहले वाला ठीक है और बाकी से बेहतर है, तो वो बता दे, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वलीद अभी आपने नहीं बताना, कोई और बताए तो ज़्यादा बेहतर है। सर वही है, स्टूडेंट आईडी सारों को। जी जी, वन बाय वन बोल लें, दोबारा बोल लें, कोई बात नहीं। हर कोर्स का एक ही टीचर है इसलिए। बिल्कुल, इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है ना, अगर हम इसको अब वन बाय वन देखें,
स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास वो कोर्स नेम और एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लेती है। कोर्स नंबर जो है वो कोर्स नेम को आइडेंटिफाई कर लेता है। टीचर जो है वो ऑफिस को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब नीचे जो वो बता रहा है, ईच कोर्स हैज ओनली वन टीचर, कि अगर हमें कोर्स का पता होगा तो हमें टीचर का पता लग जाएगा। ईच स्टूडेंट कैन हैव टेक सेवरल कोर्सेज, ईच टीचर कैन टीच सेवरल कोर्सेज, ईच टीचर मस्ट हैव वन एंड ओनली वन ऑफिस एंड ईच ऑफिस हैज मल्टीपल टीच। अब वो आखिरी लाइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अब मैं इसमें जो बात आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ, बात ये हमारे पास है कि एक कोर्स हमारे, अगर कोर्स का हमें पता होगा तो कोर्स नेम का हमें पता लग जाएगा, हमें टीचर का पता लग जाएगा। स्टूडेंट आईडी का पता है तो स्टूडेंट नेम और एड्रेस पता लग जाएगा। तो अगर हम इन स्टूडेंट आईडी की और कोर्स की प्राइमरी की बना देते हैं तो स्टूडेंट नेम, एड्रेस और कोर्स नेम तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई होंगे। उसके बाद कोर्स नंबर क्या आइडेंटिफाई कर लेगा? टीचर। टीचर क्या आइडेंटिफाई कर लेगा? ऑफिस। तो इसका मतलब है इसमें डुप्लीकेशन कोई नहीं होगी और ये मिनिमम सेट ऑफ प्राइमरी की हमारे पास बन जाएगा, जिसके साथ हम क्या करेंगे, सारा लेके चलेंगे। अगर हम कोर्स नंबर, स्टूडेंट आईडी और टीचर को लेके चलते हैं तो ये भी यूनिक है, लेकिन ये इरेड्यूसेबल नहीं, ये रिड्यूस हो जाएगा किस पे? कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी पे, क्योंकि वो भी यूनिक है। तो कोर्स नंबर, स्टूडेंट आईडी और टीचर सुपर की तो बन जाएगा, लेकिन जब हम इसे चेक करेंगे तो ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी फुलफिल करता होगा, इरेड्यूसिबिलिटी की नहीं करता होगा। और ये रिड्यूस हो जाएगा किस सेट पे? कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी के ऊपर, जो क्या है, यूनिक है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो आंसर ए है, इसका जो पहला रिजल्ट है। इसको एक दफा फिर गौर से देखना है आप लोगों ने, और ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आना शुरू होगा। इतनी मुश्किल बात नहीं है, बट ये प्रैक्टिस वाली बात है, क्योंकि अभी हमने 50, 60, 70 नॉर्मल वो ईआरडीज नहीं बनाई। जब उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर हमें ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक नज़र देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो बहुत, अगर फॉर एग्जाम्पल 25% केसेस में आपको समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, तो ये आ जाएगी समझ, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। इसी का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूँ। ऊपर वाले रूल्स के मुताबिक ही आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये वाला टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है? वलीद, फिजा और पहले दो लोगों ने जिन्होंने आंसर किया था वो आंसर नहीं करेंगे, बाकी जिसको आंसर समझ आए वो कर दे। और बोल के करें, मुझे ज्यादा बेहतर समझ आता है, पढ़ता मैं बाद में हूँ। सर कोर्स नेम का एक अलग बन जाना चाहिए टेबल, इसलिए चाहिए। अच्छा, ये देखो बोलना जरा टेक्निकल है, आपने ये कहना है क्योंकि ए डिटरमिन कर रहा है बी को, तो ये किस चीज को वायलेट कर रहा है उस रूल का नाम बताना है और फिर मुझे बताना है कि ये क्यों वायलेट, इस वजह से ये नहीं हो सकता। पहले मुझे बताएं, ये जो
ABCDE ऑप्शन है, आप कौन सी ऑप्शन की वजह से कह रहे हैं कि ये क्या नाम है जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है टेबल? सर डी ऑप्शन की बात। डी के बी, सेकंड ऑप्शन के फोर्थ ऑप्शन? सर फोर्थ। नो एक्चुअली देखो ना, ठीक है, वो बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। कोर्स नंबर और कोर्स नेम जो हमारे पास है ये पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर आ जाएगा। ये पूरी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, ये प्राइमरी की के एक पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक हो गया, क्योंकि कोर्स नेम के लिए मुझे कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, कोर्स नंबर। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी में आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को मैं कंसिडर नहीं करता, ठीक है, आप मुझे बताएं ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है? गो के ये बात वैलिड है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो थर्ड में हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूं इसकी एक कंडीशन ऐसी है जो सिर्फ थर्ड वाले रूल को वायलेट कर रही है। वो कौन सी है? ये जो अब रोल नंबर लिख रहे हैं ना, इसको तो मैं अब एब्सेंट करूंगा। 542 और 532 इन दोनों को तो एब्सेंट करूंगा मैं भी। सर रोल नंबर नहीं लिखा, मैंने ऑप्शन बताई है क्वेश्चन की। ये दानियाल आपने कौन सी ऑप्शन लिखी है? BSCEF 19 मॉर्निंग 542? सर मैं 32 हूँ, आपने कहा मैंने ठीक है, नहीं, लगाई है। हाँ, मुझे एक मिनट पहले इसको एब्सेंट मार्क कर लेने दो 542 को, फिर मैं जवाब देता हूँ आपको। जी बिल्कुल ठीक है। ऑफिस और टीचर, ये जो हमारे पास है नॉन की को डिटरमिन कर रहा है, उम्मे हबीबा और खलील, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया है। ये जो नॉन की को डिटरमिन कर रहा है, तो ये किस में है? ये सी में ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आपको जाने देगा। सो नाउ वी हैव अ लिटिल बिट आइडिया कि ये नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस हो आएंगे किस तरह के, और ये काम चलता कैसे है। कुछ अंदाजा हुआ है आप लोगों को इस बात का? सर एक चीज क्लियर कर दें बस कि जी जी डिपेंडेंसी यानी कि जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके पास एक प्राइमरी की होती है तो कोई भी एट्रीब्यूट अगर उस या पूरी कॉम्पोजिट पे डिपेंड नहीं यहाँ कर रहा, पे, सिर्फ उस पार्ट पे हाँ, कर। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे एक मिनट रुको। पहली बात ये है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म सिर्फ तब चेक होनी है जब कंपोजिट की होगी, और हमने ये चेक करना है कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं प्राइमरी की के अलावा वो पूरी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। अगर प्राइमरी की का कोई पार्ट उनको क्या कर रहा होगा, डिटरमिन कर रहा होगा, तो वो फुल डिपेंडेंसी नहीं होगी, पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, और जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ? जी सर, बिल्कुल। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसको थोड़ा क्लियर कर दें, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म वाला आपने पूछा था, इसका आंसर भी समझ में नहीं आया था। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास टेबल पे अगर मैं ऊपर आ जाऊं, जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है टेबल। अच्छा जी, टेबल है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स नंबर, कोर्स नेम, टीचर और ऑफिस। मैंने कहा इसमें मैंने बनानी है प्राइमरी की, तो मैंने कहा स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर जो है ये हमारे पास ठीक प्राइमरी की बन जाएगा, इसमें हमें किसी किस्म की कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी जो है ये बन जाएगा। हमने कहा इस पे हम एग्री हो गए और हमने कहा कि ये हमारी प्राइमरी की और इसके मुताबिक हम काम करेंगे। अब अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर प्राइमरी की बन गया, स्टूडेंट नेम को, एड्रेस को और कोर्स नेम को, इनको तो प्राइमरी की ही आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन टीचर और ऑफिस जो है
उसमें से हम टीचर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ऑफिस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ऑफिस को कर रहा होगा टीचर को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब है टीचर और ऑफिस जो हैं ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट हैं। एक नॉन की दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा होगा, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिविटी परफॉर्म हो रही है। अगर इसमें ट्रांजिटिविटी आ जाएगी, प्राइमरी की एक नॉन की को डिटरमिन करती है और वो नॉन की उससे अगले नॉन की को डिटरमिन करती है, तो ये ट्रांजिटिविटी है। और इसका मतलब है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो शायद हो, लेकिन किस में मौजूद नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो इस केस में नॉन की एट्रीब्यूट को क्या कर रहा था, डिटरमिन कर रहा था। ठीक हो गया जी। अब आप लोग मुझे बताएंगे इसको अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएं तो टेबल कितने बनेंगे इसके? जी सर 3। मुझे खुद याद कर चेक कर लेते, मैं वेरीफाई करके आपको बताता हूँ। कोई और भी सोच ले, किसी को इससे इख्तलाफ है तो वो बता सकता है। जी किसी और के पास कोई और आंसर है? ये हमने 3 टेबल बना के उससे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया? थर्ड पे सर। अच्छा चले मुझे बताएं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के टेबल कौन से बनेंगे। मैं ये क्वेश्चन आपको कॉपी भी कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखें और मुझे बताएं कि इसका सही ऑप्शन कौन सी है। सर सी। नो। डी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डी ऑप्शन है इसकी। इसकी ऑप्शन हमारे पास कौन सी आएगी? डी वाली ठीक आएगी। सर डी में तो एक टेबल पूरा, दूसरे टेबल का एक एट्रीब्यूट है, वो भी स्टड लिखा हुआ है। एक सेकंड मैं ये देख लूं कि आप लोगों को क्या पूरा आया है। ये डी और ई की पूरी ऑप्शंस थी, वो आपको नज़र ही नहीं आ रही थी, इसलिए ठीक है। लेकिन इसका डी आंसर है, आपको आंसर्स ही पूरे नहीं डिलीवर हुए थे। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस का एक टेबल बन जाएगा। टेक उसने कर दिया जिसमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर का हमारे पास लिंक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक कोर्स का टेबल जिसमें डिटेल है। उसने टीचर को भी उसके अंदर ही अकोमोडेट कर लिया है, क्योंकि अगर हमें कोर्स नंबर पता होता है तो टीचर का पता लग जाता है, और टीचर का पता लग जाता है तो उसके ऑफिस का भी पता लग जाता है। तो उसने इन तीनों का एक टेबल बना दिया।
अब ये जो थर्ड टेबल हमारे पास आ रहा है, ऊपर वाले दोनों फर्स्ट फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हैं और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी हैं, लेकिन नीचे वाला जो टेबल हमारे पास ई आ रहा है, तीसरा टेबल, टीच के नाम से जो इसने, सॉरी मैं पांचवें वाले ई पे चला गया था। कोर्स नंबर वाला जो टेबल है, कोर्स वाला जो तीसरा टेबल है, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, थर्ड कन्वर्ट होगा। सर टीचर ऑफिस का अलग बना देंगे और टीचर फॉरेन की आ जाएगा इसमें कोर्स में। बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास 4 टेबल बनेंगे और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए इसमें 3 टेबल हमारे पास बनेंगे। ये बात समझ आती है हमें? ये जो क्वेश्चन अभी हमने आपको क्या है, अब इसको मैं आपको CID और E में कॉपी कर दूं आपको। जी, इनमें से कौन सी ऑप्शन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ठीक है? सब लोगों ने ठीक बताया, ई ही है इसका आंसर। अच्छा जी, कल मैं आज कोशिश करूंगा कि आज रात को ना ट्रांजैक्शन का एक लेक्चर, परसों हमारी क्लास है ना, परसों से पहले मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांजैक्शन का जो है टॉपिक एक हमने करना है, उसका लेक्चर मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके भेज दूं और कोशिश करूंगा आज ही भेज दूं। वो आप लोगों ने सुन लेने परसों की क्लास से पहले। परसों की क्लास में उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम उसी दिन उसको स्टार्ट करते हैं तो फिर वो ना उस तरह चीज़ कवर नहीं होगी। तो वो 2 लेक्चर ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमने करने हैं, तो हमें टाइम उस पर ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए पहले मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, आपने वो सुन लेनी है और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर उसको उसी क्लास में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो परसों जो लेक्चर है ये लाजमी आप लोगों ने सुनना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ट्रांजैक्शन शायद आपको किसी भी और, मेरा ख्याल है, कोर्स के अंदर उस तरह नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आपने ये जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसको लाजमी देखना है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको पहले आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेंगे और उसके बाद हम उसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सर। जी। सर ये फाइनल्स का क्या हिसाब किताब होगा? ऑनलाइन होंगे, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके। और सर लैब का? लैब का भी ऑनलाइन ही लेंगे और ऑब्जेक्टिव्स ही लेंगे। एक्सक्यूज मी ठीक है सर। सर। जी जी। सर वो कल सर इदरीस तो कह रहे थे कि ऑन कैंपस भी हो सकते हैं एग्जाम्स। देखें, ये आज तक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मंडे को वो कहते हैं कि ऑन कैंपस होंगे तो फिर ऑन कैंपस होंगे। ये जो आज का स्टेटस है मैं आपको वो बता रहा हूँ। टिल टुडे हमें ये पता है। अगर यूनिवर्सिटी कोई चेंज कर देती है इसमें तो हम उसको अकॉर्डिंगली करेंगे। सर ये ट्रांजैक्शन वाला हमारा लास्ट टॉपिक है? इसके बाद एक टॉपिक और है, तो टोटल 3 लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। और
हो सकता है कि इसके लिए हम रिकॉर्डिंग्स को 4 में भेज दूं आपको मैक्सिमम, मगर ये है कि 3 लेक्चर्स में हम इसको ख़त्म कर लेंगे। ये 2 टॉपिक्स हैं जो हमें करने ज़रूरी हैं, तो ये हमने करने, ठीक है। तो कोर्स एक मिनिमम लेवल का तो ज़रूर ख़त्म होना ज़रूरी है ना। तो ट्रांजैक्शंस ये आपने बड़ी अच्छी तरह पढ़नी है। SQL, ERD और ट्रांजैक्शन ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम स्किप कर सकें। ठीक हो गया, चलें, ठीक है, इंशाल्लाह होती है फिर मुलाकात आपसे।